हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे मडीवल हिस्ट्री के अंदर हमारा चल रहा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में आती है टोटल 5 डायनेस्टीज, जिसमें से हम 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड डायनेस्टी दैट इज तुगलक डायनेस्टी, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम 2 कौन सी डायनेस्टीज डिस्कस कर चुके हैं? पहले हमने डिस्कस करी थी स्लेव डायनेस्टी, जिसको इल्बारी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। स्लेव डायनेस्टी और इल्बारी डायनेस्टी। इसके बाद दूसरी डायनेस्टी जो थी वो कौन सी थी? वो थी खिलजी डायनेस्टी, राइट। स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, ये 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थर्ड हम करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी, राइट। तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 एडी से लेकर 1414 एडी तक का है, राइट। 94 ईयर्स तक इन्होंने रूल करा था। तो रफली अगर हम बात करें तो 100 ईयर्स के अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हो। 1320 एडी से शुरुआत होती है, 1414 एडी तक ये चलती है, 1414, राइट। तो इसके जो पहले रूलर थे, जो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, वो कौन थे? वो थे घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक जो थे, इन्होंने रूल करा था 1320 से लेकर 25 एडी तक। 5 साल तक इन्होंने रूल करा। किन्होंने? घियासुद्दीन तुगलक ने। कौन थे ये घियासुद्दीन तुगलक? इनको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था पहले जब ये आए थे। तो गाजी मलिक थे, बाद में बन गए घियासुद्दीन तुगलक। ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर भी है। और इसको और इन्होंने क्या नाम दिया? डायनेस्टी ऑफ कुरान तुर्क्स, डायनेस्टी ऑफ कुरान तुगल्स, राइट। और ये पहले ऐसे रूलर थे दिल्ली सल्तनत के जिनको टाइटल दिया गया था गाजी का। कौन सा टाइटल इनको दिया गया था? गाजी का टाइटल दिया गया था। और स्लेयर ऑफ द इनफाइडल्स, स्लेयर ऑफ द इनफाइडल्स। और गाजी को ही बोलते हैं स्लेयर ऑफ द इनफाइडल्स, राइट। स्लेयर ऑफ द इनफाइडल्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को किसी को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, राइट। जो बाकी रिलीजन्स हैं उनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको किसी के रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्लेयर ऑफ द इनफाइडल्स। पुराना कॉन्सेप्ट है, आज की डेट में यूज नहीं होता, उस टाइम पे यूज होता था, राइट। अब जब जैसे ही ये आते ही तुगलक डायनेस्टी, नई डायनेस्टी की इन्होंने शुरुआत करी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज उन्होंने बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उनकी पॉलिसीज को आते ही इन्होंने थोड़ा सा लिबरलाइज किया। और साथ ही साथ कैनाल सिस्टम बनाने में इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करा और बाद में बहुत सारी कैनाल्स बनाई भी थी। और इसके साथ ही इन्होंने एक फेमाइन पॉलिसी भी बनाई, राइट। कैनाल सिस्टम जो थी उसकी शुरुआत करी और एक फेमाइन पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करी, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर फेमाइन जैसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, राइट। इसके साथ ही जुडिशियल और पुलिस अरेंजमेंट्स जो थे उस टाइम पे, उनको भी इन्होंने थोड़ा और एफिशिएंट बनाया। तो जो घियासुद्दीन तुगलक थे, बेसिकली इन्होंने जो पुराने सिस्टम थे जो पहले चलते आ रहे थे खिलजी के टाइम पे, तो उनमें कुछ चेंजेस करी। कुछ सिस्टम जो उस टाइम पे अच्छे से काम नहीं कर रहे थे उनको थोड़ा और एफिशिएंट बनाया। जैसे कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को लिबरलाइज करा। इनको लगा कि उस टाइम पे ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी तो उनको इन्होंने थोड़ा लिबरलाइज कर दिया। जो उस टाइम के जुडिशियल और पुलिस अरेंजमेंट्स थे उनको थोड़ा और एफिशिएंट कर दिया। इसके साथ ही लैंड मेजरमेंट सिस्टम जो पहले चलता था उस सिस्टम को इन्होंने छोड़ दिया और एक नया सिस्टम शुरू करा जिसको नाम दिया बताए सिस्टम। नया सिस्टम शुरू करा जिसको नाम दिया बताए सिस्टम। बताए सिस्टम में क्या होता था? इसमें क्रॉप्स की शेयरिंग होती थी, रेवेन्यू नहीं होता था, इसमें क्रॉप्स को ही शेयर किया जाता था। और जो पोस्टल सर्विसेज थी उनको भी थोड़ा और एफिशिएंट बनाया। तो बेसिकली जो पॉलिसीज थी उन्हीं में ही इन्होंने थोड़ी बहुत चेंजेस करी, राइट। घियासुद्दीन तुगलक फेमाइन पॉलिसी बनाई, कैनाल सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, जुडिशियल पुलिस अरेंजमेंट्स को एफिशिएंट किया, पोस्टल सर्विसेज को एफिशिएंट किया, सॉरी। और जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम था पुराना जो था उसको छोड़कर एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको नाम दिया बताई सिस्टम। बताई सिस्टम में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ क्रॉप्स, राइट।
और इनका एक बेटा था जिसका नाम था जौना खान। बेटा का नाम क्या था? जौना खान। और बाद में जब वो गद्दी पे बैठे तो उनका नाम जो था वो क्या किस नाम से जाने जाने लगे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो जाने जाने लगे आगे, राइट। तो जो जौना खान था, उनका जो बेटा था जौना खान, उसको इन्होंने भेज दिया वरंगल एंड मादुराई। वरंगल में कौन थे? ककातियास का रूल था और मादुराई में पांड्यास का रूल था। तो वहां पे इन्होंने अपनी अथॉरिटी को री एस्टैब्लिश करने के लिए वहां पे इन्होंने भेज दिया अपने बेटे को। कौन था बेटा? जौना खान, राइट। सिटी बनाई एक दिल्ली के पास ही जिसको नाम दिया तुगलकाबाद। दिल्ली के पास इन्होंने एक सिटी बनाई जिसको नाम दिया तुगलकाबाद, और बाद में तुगलकाबाद को ही इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया। पहले दिल्ली कैपिटल थी, लेकिन बाद में दिल्ली के पास एक नई सिटी जो बनाई थी तुगलकाबाद, उसी को इन्होंने अपना कैपिटल बना दिया। और इसी के रिगार्डिंग जो एक सूफी सेंट थे उस टाइम के, शेख निजामुद्दीन औलिया, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो आप नई कैपिटल बना रहे हो ना, ये दिल्ली से दूर पड़ती है, दिल्ली जो कैपिटल थी वही सही थी, राइट। तो ये इनकी कुछ सुजेशंस थे सूफी सेंट के। फाइनली 1325 एडी के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। एक रेस्ड पैविलियन, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है, रेस्ड पैविलियन मींस बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग से गिरकर इनकी डेथ हो जाती है। कब? 1325 के अंदर। जो इब्न बतूता थे, इब्न बतूता कौन थे? ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जो उस टाइम पे दिल्ली में आए थे। तो उनके अकॉर्डिंग, इब्न बतूता के अकॉर्डिंग, जो इनकी डेथ हुई थी वो जो थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी। नेचुरल तो नहीं बोलेंगे, मतलब बिल्डिंग से गिरकर डेथ नहीं हुई थी। इनके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी चली गई थी। जो इन्हीं के बेटे थे जौना खान, उन्होंने इनको उस बिल्डिंग से गिराया था अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, राइट। इब्न बतूता के अकॉर्डिंग इन्हीं के बेटे ने इनको उस बिल्डिंग से गिराया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी, राइट। तो इनके बाद फिर आते हैं इन्हीं के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका असली नाम क्या था? जौना खान। असली नाम जौना खान था, तो बाद में इनका नाम क्या पड़ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। हिस्ट्री में ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने रूल करा 1325 एडी से लेकर 51 एडी तक, राइट। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन इसामी, ही वॉज द वाइजेस्ट फूल, क्योंकि इन्होंने जितने भी डिसीजंस लिए थे कोई भी ढंग का डिसीजन नहीं था। सारे के सारे डिसीजंस इनके ऐसे ही थे, एक तरह से फूल जैसे होते हैं, मूर्ख लोग जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, वैसे डिसीजन थे। तो इसीलिए जो इसामी थे उन्होंने इनको वाइजेस्ट फूल के नाम से भी जो है बुलाया था, राइट। तो ये हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारी पूरी दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर बन के सामने आए। क्योंकि जब हम इनके कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे, 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो उससे पता चल जाता है कि जो भी इनके डिसीजंस थे वो बिल्कुल भी सही नहीं थे, राइट। इनके टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत था वो, उसका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था वो सबसे बढ़ गया था। ऐसी बात नहीं है, इनके टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत का टेरिटोरियल एक्सटेंट था वो बढ़ गया था, लेकिन स्टिल इनके जो डिसीजंस थे वो इस तरह के डिसीजंस थे कि जब तक इनका रूल खत्म हुआ तब तक जो दिल्ली सल्तनत था ना वो बिल्कुल टूटने पे आ गया था, राइट। अब इन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले इन्होंने जो लैंड रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि जितनी प्रोडक्शन होगी उसका हाफ होगा लैंड रेवेन्यू। आर्बिट्रेरी बेसिस पे लैंड रेवेन्यू इन्होंने फिक्स कर दिया। अब आर्बिट्रेरी बेसिस का क्या मतलब होता है कि एक लैंड है, अब इतनी लैंड में से सपोज 50 kg जो है वो अनाज पैदा हो रहा है, राइट, या 50,000 का आप बोल सकते हो, 50 kg अनाज पैदा हो रहा है जिसकी कीमत जो है अप्रोक्सीमेटली 10,000 है, राइट, रफली हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, आर्बिट्रेरी बेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर इस लैंड में से 10,000 की प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें से जो 5,000 रुपए हैं वो आपको लैंड रेवेन्यू जो है आपसे लिया जाएगा, राइट। तो अब होता क्या है, जो रियल प्रोडक्शन होती है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। क्लाइमेट कैसा है, उस टाइम पे जो प्रोड्यूस हुई है, उस टाइम पे कई बार फेमाइन आ जाता है या फ्लड्स आ जाते हैं, जिसके चलते हुए जो प्रोडक्शन होती है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। लेकिन इन्होंने बोला कि जो अगर वहां पे 50 kg की प्रोडक्शन हो रही है तो जो 25 kg का जो रेवेन्यू होगा वो इन्होंने फिक्स कर दिया लैंड रेवेन्यू, राइट। तो ये
जो था अब एक्चुअल प्रोड्यूस के बेसिस पे इन्होंने लैंड रेवेन्यू फिक्स नहीं करा, आर्बिट्रेरी बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया, जिसके चलते हुए उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने इनके अगेंस्ट रेबलियन भी किया था, राइट। और फाइनली क्या हुआ, बाद में बहुत ही सिवियर फेमाइन आ गए इनके टाइम पे ही। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन्होंने कुछ किए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर के लिए अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया, जिसको नाम दे दिया दीवाने अमीर को ही। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का नाम क्या था, दीवाने अमीर को ही, और इस डिपार्टमेंट का काम क्या था, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करना, एग्रीकल्चरल में चेंजेस करनी, जैसे इन्होंने ये रेवेन्यू वाला करा था। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला इनका जो प्रोजेक्ट था वो था टैक्सेशन इन दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है, दोआब का मतलब होता है 2 रिवर्स के बीच वाला एरिया। जैसे रिवर्स है, एक यहाँ पे फ्लो कर रही है, एक यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो इसके बीच वाला, 2 रिवर्स के जो बीच वाला एरिया होता है, इस एरिया को नाम दिया जाता है दोआब का, राइट। 1326 AD के अंदर ये लेकर आए थे दोआब रीजन में टैक्सेशन वाला प्रोविजन। ये कौन सी 2 रिवर्स के बीच में यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है गंगा एंड यमुना रिवर की। जो गंगा एंड यमुना रीजन के बीच वाला एरिया है, राइट, जो दोआब वाला वो एरिया है गंगा यमुना के बीच वाला, तो वहां पे इन्होंने जो रेट ऑफ टैक्सेशन था, जो टैक्स रेट्स थे, वो एकदम से बढ़ा दिए। टैक्स रेट तो बढ़ाए ही बढ़ाए, एडिशनली इन्होंने सेस लगाना भी शुरू कर दिया। एक तो टैक्स रेट बढ़ा दिए और उसके साथ साथ एडिशनल सेस लगाना शुरू कर दिया। सेस होता है, ये भी एक तरह का टैक्स ही होता है, ये एक पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए जो है चार्ज किया जाता है। तो दोआब रीजन में एक तो टैक्स बढ़ा दिए, ऊपर से सेस लगाना शुरू कर दिया। अब लोगों के पास खुद के पास पैसा नहीं होगा तो आगे टैक्स और सेस वगैरह कैसे पे करेंगे। तो ये वाला जो इनका डिसीजन था, ये एक एक्सपेरिमेंट जो भी इन्होंने करा, ये क्या था, ये इल एडवाइज्ड फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट रहा, अनसक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा। सेकेंडली इन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल ही ट्रांसफर कर दी। 26 में इन्होंने टैक्सेशन वाला लेकर आए थे प्रोविजन, 27 के अंदर इन्होंने बोला कि हम अपनी कैपिटल ट्रांसफर करेंगे दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी में इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफर करी। और ये जो इनका डिसीजन था, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा, मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप था कैपिटल ट्रांसफर करने का। बाद में जो इन्होंने कैपिटल ट्रांसफर करी थी देवागिरी में, देवागिरी का नाम चेंज करके रख दिया दौलताबाद। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में है। अब इन्होंने क्या बोला कि दिल्ली कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, राइट। इन्होंने बोला कि दिल्ली पे बैठकर हम साउथ इंडिया पे रूल नहीं कर पाते, क्योंकि साउथ इंडिया बहुत दूर पड़ जाता है, तो क्यों ना हम जो कैपिटल है, कैपिटल ही चेंज कर दे दिल्ली से। इन्होंने कैपिटल चेंज करके ये ले गए देवागिरी में, महाराष्ट्र में। अब वहां पे जाकर, अब देखो कैपिटल चेंज करना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है ना, वो चेंज करना पड़ता है जब आप कैपिटल चेंज करते हो। तो इन्होंने पूरी की पूरी कैपिटल चेंज करी, सारा का सारा अपना सेटअप चेंज करके ये ले गए देवागिरी के अंदर। अब वहां पे जाकर क्या प्रॉब्लम आई कि वहां से ना तो ये प्रॉपरली साउथ को कंट्रोल कर पा रहे थे, साउथ इंडिया को, ना ही प्रॉपरली नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल कर पा रहे थे। इसीलिए ये जो इनका स्टेप था, मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप बनकर सामने आया, क्योंकि जब इन्होंने कैपिटल चेंज करी तो उसके साथ ना तो ये नॉर्थ इंडिया को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाए, ना ही साउथ इंडिया को कंट्रोल कर पाए। तो पूरा एक तरह से इन्होंने एक मेस क्रिएट कर रखा था उस टाइम पे। थर्ड इनका जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। 1329 के अंदर इन्होंने करेंसी चेंज कर दी। अब करेंसी चलती थी सिल्वर कॉइन। इन्होंने बोला कि सिल्वर कॉइन नहीं, हम ब्रॉन्ज कॉइन शुरू करेंगे। तो इन्होंने नई करेंसी अपनी इंट्रोड्यूस कर दी, ब्रॉन्ज कॉइन। तो अब दोनों जो उस टाइम पे, अगर हम सिल्वर और ब्रॉन्ज की वैल्यू देखें तो दोनों की वैल्यू उस टाइम पे सेम थी। दूसरा, इन्होंने जो ब्रॉन्ज कॉइन नए इंट्रोड्यूस करे थे उसमें कोई स्टैम्प वगैरह कुछ होती नहीं थी, तो जिसके चलते हुए करेंसी काउंटरफिटिंग शुरू हो गई, मतलब जाली करेंसी बननी शुरू हो गई। लोग जो थे वो फेक करेंसी खुद ही बनाने लग गए, राइट। तो यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से मेस क्रिएट कर दिया इन्होंने करेंसी चेंज करके, जो नई करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। फोर्थ इनका जो था एम्बिशियस प्रोजेक्ट वो क्या था, खुरासन एक्सपेडिशन। खुरासन कहाँ पे पड़ता है, खुरासन जो है ये पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर। 1329 में इन्होंने खुरासन एक्सपेडिशन शुरू करा। इनका जो मेन विजन था वो क्या था, वो था यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट।
ये चाहते थे कि मैं पूरी की पूरी अर्थ पे कंट्रोल करूंगा, पूरी की पूरी अर्थ को कॉन्कर करूंगा। तो उसके लिए इन्होंने सोचा कि अब हमें इंडिया से बाहर निकलना चाहिए। पहले तो इन्होंने इंडिया में ही ऐसे पूरा मैसी बना रखा था। इंडिया में करेंसी नहीं लेकर आए, वो नहीं चली, इनकी कैपिटल चेंज करी, वो नहीं चली, टैक्सेशन लेकर आए, उसके अगेंस्ट जो लोग थे वो रेबलियन कर रहे हैं। तो ऊपर से अब ये चले हैं खुरासन एक्सपेडिशन की तरफ। खुरासन इराक वाला एरिया इन्होंने डिसाइड करा कि उसको अब हम कॉन्कर करेंगे। उसको कॉन्कर करने के लिए अब इन्होंने आर्मी इकट्ठी करनी शुरू कर ली। अब पहले इंडिया में ऑलरेडी इतना ज्यादा जो अनरेस्ट चल रहा है, लेकिन ये अब आर्मी इकट्ठी कर रहे हैं खुरासन और इराक एक्सपेडिशन के लिए। अब ये भी इनका जो डिसीजन था जो था बिल्कुल भी सही नहीं रहा, अनसक्सेसफुल रहा। फिर नेक्स्ट आता है कराची एक्सपेडिशन। कराची एक्सपेडिशन इन्होंने करा 1330 के अंदर। ये इन्होंने लॉन्च करा था कुमाऊं हिल्स में, हिमालयस में जो कुमाऊं हिल्स वाला एरिया है। तो वहां पे जो चाइनीज इंकर्जन था उनको रोकने के लिए वहां पे इन्होंने एक्सपेडिशन करा, अटैक करा। इनिशियली जो इन्होंने अटैक करा था वो सक्सेसफुल भी रहा, वहां पे इन्होंने कॉन्कर कर भी लिया, अपनी आर्मी को वहां तक ले भी गए। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आया तो रेनी सीजन के आते ही पासेस वगैरह खुल गए और जो लोग थे वो इलीगली इंडिया में एंटर करना शुरू हो गए। तो अब वहां पे कराची एक्सपेडिशन जो था इनिशियली सक्सेसफुल रहा, लेकिन लॉन्ग रन में ये भी अनसक्सेसफुल रहा और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है थत्ता सिंध के अंदर। उस टाइम पे ये कैंपेन कर रहे थे तुर्किश स्लेव तागी के अगेंस्ट, जब इनकी डेथ हो जाती है। तो ये इनके 5 प्रोजेक्ट थे जो पूरे के पूरे अनसक्सेसफुल रहे। राइट, कौन कौन से थे? फर्स्ट था टैक्सेशन इन दोआब, सेकंड इन्होंने कैपिटल चेंज करी, थर्ड करेंसी नहीं लेकर आए, और फोर्थ था खुरासन एक्सपेडिशन, और फिफ्थ था कराची एक्सपेडिशन। राइट, तो इनको अच्छे से याद करना है कि कौन कौन से इन्होंने एक्सपेडिशन या कौन कौन से प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू करे थे जो कि अनसक्सेसफुल रहे। राइट, अब कुछ टर्म्स है। एक दीवाने को ही क्या है, एक बॉक्स में बुक में ना इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये वही वाली इंफॉर्मेशन है। दीवाने को ही क्या था, ये एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था दीवाने को ही जो इन्होंने सेटअप करा था। फोर्ट्रेस ऑफ आदिलाबाद बनाया, जहानपना सिटी जो थी वो भी इन्होंने ही बनाई थी। इब्न बतूता का नाम आया था ना, कौन थे इब्न बतूता? ये एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जो 1334 एडी में दिल्ली में आए थे और 8 साल तक ये कैपिटल के काजी बनकर इन्होंने वहां पे काम किया था। राइट, और उस टाइम पे जो इंडिया में जो भी कुछ चल रहा था उस सब को इन्होंने रिकॉर्ड करा अपने सफरनामा के अंदर। इनकी एक बुक है, वहां पे इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, उस टाइम पे जो भी इंडिया में हो रहा था। राइट, नेक्स्ट हमारे रूलर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे इन्होंने रूल करा 1351 से लेकर 88 एडी तक। 88 के बाद आते हैं लेटर तुगलक्स। अब फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि उसके पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक आए थे उन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी थी कि जो दिल्ली सल्तनत था वो बिल्कुल टूटने पे आ गया था। तो जो नोबल्स वगैरह थे, जो आर्मी थी, वो भी उनसे खुश नहीं थे, वो उनका साथ नहीं दे रहे थे। तो अब इनको क्या करना था? इनको करना था दिल्ली सल्तनत को टूटने से रोकना था, और जो नोबल्स हैं, जो आर्मी है, उनको अब इन्होंने अपने फेवर में करना है। कैसे करेंगे? तो अब अगर आर्मी नोबल्स को अपने फेवर में करना है तो उनसे उनके फेवर में कुछ डिसीजंस देने होंगे, वही इन्होंने काम किया। अब सबसे पहले इन्होंने जो इक्ता सिस्टम था उसको हेरिडिटरी कर दिया। इक्ता सिस्टम क्या था? इक्ता सिस्टम में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं तो उसको इकतदार बोलते हैं। तो इक्ता सिस्टम इन्होंने हेरिडिटरी कर दिया कि अब जो इक्ता सिस्टम है वो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहेगा। आर्मी में भी हेरिडिटरी का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए कि आर्मी की जो पोस्ट है वो भी आगे हेरिडिटरी चलेगी। जो सोल्जर्स है उनके लिए इन्होंने बोला कि अब इनको जो सैलरी दी जाएगी वो कैश में नहीं दी जाएगी, बल्कि इनको विलेजेस का लैंड रेवेन्यू असाइन किया जाएगा कि इतने विलेज का जो लैंड रेवेन्यू है वो इन सोल्जर्स के पास है। राइट, तो लैंड रेवेन्यू दिया गया। हालांकि इनका जो ये वाला सिस्टम था इसको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन एक बार के लिए इन्होंने आर्मी जो था उसको हेरिडिटरी कर दिया आर्मी को, और सोल्जर्स जो थे उनको कैश में पे ना करके उनको क्या कर दे दिया, विलेजेस का लैंड रेवेन्यू असाइन कर दिया। राइट, अब एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना है। एग्रीकल्चर को
अगर बढ़ाएंगे तभी तो खाने पीने को कुछ मिलेगा ना। तो एग्रीकल्चर को इनकरेज करने के लिए इन्होंने इरिगेशन पे ध्यान दिया। अब यहाँ पे इरिगेशन को प्रमोट करा। तो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए वही पानी का सिस्टम हमें अच्छा करना पड़ेगा। कैसे? कैनाल सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इरिगेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारी नई कैनाल्स बनाई भी, और जो पहले कैनाल्स थी उनको रिपेयर भी करवाया। तो पहला जो कैनाल सिस्टम था वो था इनका सतलुज टू घाघर। सतलुज से घाघर रिवर जो थी उन दोनों को कनेक्ट किया, और उसके बीच वाला जो एरिया था वहां पे जो पानी, जो इरिगेशन सिस्टम था उसको इन्होंने सेटअप किया। सेकंड कैनाल जो थी वो इन्होंने बनाई थी यमुना से हिसार तक। यमुना का जो पानी था उसको हिसार तक पहुंचाया कैनाल्स के थ्रू, राइट। और इसके साथ ही अब पानी तो पहुंचा रहे हैं तो उस पर टैक्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इसके साथ ही इन्होंने वाटर टैक्स भी शुरू कर दिया, जिसको नाम दिया गया हक शरब और हासिल शरब का, राइट। उसके बाद स्लेवरी की अगर हम बात करें तो स्लेवरी इसके टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब कहीं भी ये जाते थे, किसी भी टेरिटरी को अगर ये कॉन्कर करते थे, तो उसके बाद वो जो टेरिटरी होती थी उस टेरिटरी में जितने भी यंग बॉयज होते थे उनको ये स्लेव बना लेते थे। और जो स्लेव्स होते थे, स्लेव्स को मैनेज करने का इन्होंने एक अलग ही डिपार्टमेंट बना रखा था, जिसको नाम दिया दीवाने बनगांव, राइट। तो स्लेव्स के लिए इन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा था। बहुत सारे नए टाउन्स बनाए, जैसे कि फतेहाबाद, हिसार हो गया, जौनपुर हो गया। जौनपुर जो तो बनाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक की मेमोरी में बनाया था, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम था वो क्या था? जौना खान था, राइट। और फिरोजाबाद ये भी इन्होंने ही बनाया था। जब ये बंगाल गए थे, बंगाल कैंपेन के टाइम पे इन्होंने वहां पे जो कुछ सिटीज थी उनके नाम भी चेंज करे। जैसे कि जो इकदाला था उसका नाम क्या कर दिया? आजादपुर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रीनेम करा, नाम चेंज करा, रीनेम करा इकदाला एज ए आजादपुर। इकदाला का नाम आजादपुर कर दिया, और पांडुआ का नाम क्या कर दिया? फिरोजाबाद, राइट। अशोका के दो पिलर्स जो थे, अशोका के दो पिलर्स, टोपारा एंड मेरठ वाला जो पिलर था, टोपारा पिलर अशोका का और मेरठ वाला जो पिलर था, उन दोनों पिलर्स को ये कहाँ लेकर आए? दिल्ली लेकर आए। और कुतुब मीनार की बात करें तो उस टाइम पे जो कुतुब मीनार थी वो लाइटनिंग की वजह से उसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, तो उसको रिपेयर करने का काम भी इन्होंने करा। दिल्ली में एक हॉस्पिटल सेटअप करा जिसको नाम दिया दारुल शिफा का, राइट। ये इनके कुछ काम है जो इन्होंने अपने टाइम पीरियड में करे थे, जैसे हॉस्पिटल सेटअप करा, अशोकन पिलर्स को दिल्ली ले आए, कुतुब मीनार की रिपेयर करी, और बंगाल में कुछ शहरों के नाम चेंज करे, कुछ नए टाउन्स बनाए। तो ये इनके जो टाइम पीरियड था, जो इनका रेन था, उसके टाइम के जो काम इन्होंने करे थे उसके बारे में है, राइट। इसके अलावा जो गरीब लड़कियां थी, गरीब लड़कियों की शादी के लिए भी इन्होंने एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया, राइट। फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, पुअर गर्ल्स की शादी के लिए, मैरिज के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको नाम दिया गया दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, राइट। एक तरह से हम होते ना, खैरात दे रहे हैं किसी गरीब की, हम हेल्प कर रहे हैं, तो वैसे आप याद रख सकते हो खैरात। खैरात से जो गरीब लड़कियों की शादी के लिए जो इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था उसको नाम दिया दीवाने खैरात का। दो नए कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, कौन कौन से? अद्दा एंड भीख। अद्दा जो था उसमें 50% जीतल था, और जो भीख था उसमें 25% जीतल था। अब इनके टाइम पे जो मथुरा था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था, और एक इन्होंने अलग से सेपरेट टैक्स लगाया जिसको नाम दिया जजिया। एक जजिया टैक्स इन्होंने लगाया था, और ये दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री का पहला ऐसा टैक्स था जो ब्राह्मण्स पे भी लगाया जाता था, राइट। अब जो जजिया टैक्स था ये ब्राह्मण्स पे भी लगाया जाता था, ये वाला टैक्स। और दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई टैक्स ऐसा है जो ब्राह्मण्स भी पे कर रहे हैं, ब्राह्मण्स पे भी लगाया जा रहा है। एक हिस्टोरियन थे जो इनकी कोर्ट में आए थे जिनका नाम था बरानी। तो बरानी की कुछ राइटिंग्स है, कौन कौन सी? एक है तारीख ए फिरोज शाही और दूसरी है फतवाए जहांगीरी। तारीख ए फिरोज शाही एंड फतवा ए जहांगीरी, ये किसने लिखी है? बरानी ने। और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है 1388 के अंदर, और इसके बाद शुरुआत होती है लेटर तुगलक्स की। तो लेटर तुगलक्स के बाद में आती है सैयद डायनेस्टी, और फिर हम डिस्कस करेंगे लोधी डायनेस्टी, और फिर दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.